घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलों की लड़ियां और दरवाजों पर वंदनवार काफी खूबसूरत लग रहे थे। चारों ओर रौनक ही रौनक। रिश्तेदारों के आ जाने के बाद घर में हंसी ठिठोली का जो दौर शुरू हुआ, उसमें पिताजी को शरीक देख बड़ा अच्छा लगा। 3-4 वर्षों से मेरे लिए उपयुक्त वर की तलाश में पिताजी बड़े परेशान रहते थे। कहीं मेरे सांवले होने के कारण बात नहीं बनती, तो कहीं दहेज की अत्यधिक मांग के कारण। इन सब के बीच उनके चेहरे की हंसी लगभग गायब ही हो गई थी। खैर, वह दिन भी आ गया जब पिताजी ने गोरखपुर से लौटकर यह खुशखबरी दी कि मेरी शादी पक्की हो गई, वह भी बिना दहेज के। 1 पैसा भी नहीं मांगा उन्होंने। कह रहे थे कि लड़की है, कोई वस्तु थोड़ी ना जो सौदा करना पड़े। पिताजी ने खुशी से कहा। दोनों छोटी बहनें वहीं थीं। दौड़कर उन्होंने यह सूचना मुझे दी। हालांकि माँ ने धीमे से बात उठाई। ऐसे कैसे तय कर लिया उन्होंने? न लड़की देखी और न कोई दान दहेज। लड़का ठीक ठाक है ना? पिताजी लगभग बरसते हुए बोले, तुम तो हर समय बात का बतंगड़ बना देती हो। दुनिया में क्या भले लोग नहीं होते। लड़का कर्नल है, सेना में। ओहदे में बड़े लोग दिल के भी बड़े होते हैं। ईश्वर की कृपा समझो कि अब नन्ही और गुड्डो का भी अच्छीसगाह रिश्ता हो जाएगा। माँ चुप हो गईं। धीरे धीरे विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदारों के यहाँ निमंत्रण, बर्तन, कपड़ों की खरीदारी आदि। बीच बीच में सुखदेव अंकल, जिन्होंने इस विवाह के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, आते थे। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके आने से माँ, पिताजी हम तीनों को बाहर क्यों भेज देते थे, कभी खरीदारी करने, कभी कहीं और। एक दिन अपने शोध कार्य के सिलसिले में मैं सुबह ही बाहर निकल गई। शाम तक लौटने की बात थी, लेकिन काम खत्म हो जाने पर दोपहर में ही लौट आई। बाहर का दरवाजा भिड़ा हुआ था, इसलिए कॉल बेल बजाने की जरूरत नहीं थी। पिताजी के कमरे के बाहर से जाते हुए मैं ठिठक गई। खिड़की से देखा, पिताजी बहुत सारे नोटों की गड्डियां एक संदूक में सजा रहे हैं। उनकी बातचीत से जो निष्कर्ष निकला, उससे कुछ आशंका हुई। अरे, लड़की तो पराया धन है। इतने दिनों तक पाल पोस कर अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब जहाँ जाएगी अपने भाग्य से चाहे घर बसाएगी, चाहे जैसे रहे। हमें और दोनों बेटियों के भी हाथ पीले करने हैं। माँ, जो हमेशा अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती थीं, आज चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिला रही थीं। मेरा मन भर आया। अपने कमरे में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर देर तक रोती रही। क्या लड़की माता पिता की कम सेवा करती है? आज तक जिस घर आंगन में वह स्वाधिकार घूमती फिरती है, क्या कल उस पर कोई अधिकार नहीं? इन्हीं विचारों में मगन थी कि माँ ने मेरे कमरे का दरवाजा खुला देख वहीं से आवाज लगाई। श्वेता आ गई क्या? मैंने बाथरूम में घुसते हुए कहा। हाँ, अभी फ्रेश होकर आ रही हूँ। मैंने इस बात का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा कि आखिर वे पैसे कहाँ से आए और किसने दिए। फिर जब मेहमानों का आना आरंभ हुआ, तब यह बात धुंधली होती चली गई। हंसी खुशी चुहलबाजियां होती, सभी मेरे सुखद भविष्य की कामना करते। 1-2 बार छोटी बुआ ने हम दोनों के बीच के उम्र के फासले पर कटाक्ष किया, पर बड़ी सफाई से माँ ने उनके पद की गरिमा का हवाला देते हुए बात रफा दफा कर दी। शादी की तारीख आते हुए देर न लगी। माँ ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने पसंद की कीमती साड़ी, पार्लर से आकर सजाने के लिए ब्यूटिशियन और खाने पीने के मेन्यू, सभी में उसकी राय ली जा रही थी। गहने जेवर भी खूब मिल रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सरकारी दफ्तर का एक मामूली और ईमानदार क्लर्क, जो कुछ समय पहले तक 3-3 बेटियों के हाथ पीले करने की चिंता में लिप्त रहता था, अचानक दिल खोलकर कैसे इतना सब कुछ कर पा रहा है। नियत तिथि पर विवाह और फिर विदाई भी हो गई। माँ ने विदाई से पहले गुरुमंत्र दिया, बेटी, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। वहाँ के परिवेश में अपने को अच्छी तरह ढालना, कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। मैंने भी माँ से लिपटते हुए कहा, आपकी बेटी हूँ माँ, कहाँ से आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तब क्या पता था कि माँ के इस सलाह में उनकी वेदना और मजबूरी छिपी हुई थी। 7-8 घंटे के सफर के बाद हम भदोई पहुँच गए, जहाँ मेरा ससुराल था। क्या भव्य महल था। सासू माँ के साथ 2-4 औरतों ने मेरी आरती उतारी। परिचय भी कराया गया कि कौन चाची सास हैं।
और कौन बुआ जी घर बहुत अच्छी तरह सजाया गया था, पर रौनक में थोड़ी कमी दिखी। मेरे खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। सासू माँ बार बार निर्देश दे रही थी कि बहू की सफर की थकान होगी, इसलिए जल्दी ही उसे कमरे में पहुँचा दो, आराम कर लेगी। फ्रेश होने और डिनर के बाद 9 बजे तक मुझे अपने कमरे में पहुँचा दिया गया। इस बीच मुझे विक्रांत कहीं नजर नहीं आए। मैंने सोचा शायद वे अपने मित्रों के साथ व्यस्त हैं। अब नया दुल्हन उनके बारे में किससे पूछे। मोगरे की लड़ियों से पलंग को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। विक्रांत रात को कब आए मुझे पता नहीं, क्योंकि 11 बजे तक तो मैं जागी हुई थी। थकावट के मारे कब लुढ़क गई पता नहीं चला। सुबह के 8 बजे मैं नहा धोकर सुर्ख लाल साड़ी में माथे में घूंघट लिए नीचे के कक्ष में पहुंची। मेरी सासू माँ चाय पी रही थीं। मुझे देखते ही सासू माँ ने कहा, अपने कमरे में रहो, चाय नाश्ता वहीं पहुंच जाएगा। अपने कमरे में लौटते वक्त मुझे आश्चर्य लग रहा था कि एक नई बहू से जो अपेक्षाएं की जाती हैं, वह यहाँ कुछ भी नहीं है। पतिदेव को तो विदाई के बाद से मैंने देखा भी नहीं। आखिर माजरा क्या है। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। विक्रांत अंदर आए। उनके आते ही मैंने रात को जल्दी सो जाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा, अरे दोस्तों के साथ बाहर निकल गया था, आने में देर हो गई। फिर तुम्हें इत्मीनान से सोता देखकर जगाना मुनासिब नहीं समझा। मन तो हो रहा था कि कहूँ आप जगा देते तो मुझे अच्छा लगता, पर मैंने चुपचाप उनकी बात सुनी। रिसेप्शन पार्टी में ज्यादातर आस पड़ोस वाले ही थे। सासू माँ सबके साथ मेरा परिचय करा रही थीं। बहुत गुणी लड़की है, अभी अभी अपना शोध पूरा किया है, स्थानीय कॉलेज में ही जगह मिल जाने की संभावना है, आदि आदि। भीड़ भाड़ से नजरें बचाकर जब भी विक्रांत को देखती, वे अपने मोबाइल पर व्यस्त दिखते। मुझसे बात करने में कोई रुचि नहीं। वस्तुतः किसी ने अभी तक अपनेपन सा कोई व्यवहार नहीं किया था। मुझे माँ से बात करने का मन होने लगा। मैंने इनसे कहा, जरा माँ से बात करा दीजिए, वहाँ से पापा को आना चाहिए था, जाने क्यों नहीं आए। इन्होंने माँ का नंबर मिलाकर मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। माँ ने जैसे ही फोन उठाया, मैंने पूछा, आप लोग रिसेप्शन में नहीं आए? माँ ने कहा, रिश्तेदारों को विदा करना था, और तू तो जानती है कि मेरे व पापा के अलावा कोई करने वाला नहीं है, इसलिए समधिन जी से कह दिया था कि पार्टी में आना संभव नहीं है। तू ठीक है ना? मैंने हाँ ना जैसी लड़खड़ाती आवाज में कहा। अभी तक तो ठीक से बात भी नहीं हुई है। माँ ने बड़े शांत भाव से, जैसे आग्रह कर रही हो, किसी तरह एडजस्ट कर लेना बेटी, तुम तो खुद समझदार हो, सब संभाल लेना। माँ का यह उपदेश मुझे कुछ परेशान करने लगा। 1 हफ्ते का समय निकल गया। इस बीच मैंने विक्रांत को घर में कभी कभार ही पाया। मेरे पास आने का तो सवाल ही नहीं, मुझसे बात तक करने की जरूरत नहीं समझते। लगता था जैसे किसी को मेरी जरूरत नहीं थी। मैं एक डमी सी थी। समय पर चाय नाश्ता खाना पीना मिल जाता। मेरे लिए कई नौकर थे। मुझे कुछ करते देख सासू माँ तुरंत नौकरों को डांट लगाती। एक दिन सत्र का बांध टूट गया। 10 दिन बीतने को आए। रात को करीब 10 बजे मैंने सासू माँ के कमरे में जाकर उनसे आक्रोश से पूछा, क्या आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं? आपके राजी होने पर ही पिताजी ने बात आगे बढ़ाई होगी, फिर यह रूखापना क्यों? विक्रांत मेरे साथ क्यों नहीं रहते? सासू माँ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तो माँ, बाप ने असलियत छुपा ली, तुम्हें कुछ न बताया? क्या असलियत? यही कि मेरे बेटे ने अपने दादा की बात रखने के लिए तुमसे विवाह किया है। तुम्हें यहाँ अपार धन दौलत मिलेगी, कोई कमी नहीं होगी, बस केवल विक्रांत से दूर रहना होगा। मैं सकते में आ गई। आखिर क्यों? इंतजार करो, इसका भी जवाब मिल जाएगा। कहते हुए सासू माँ उठकर जाने लगी। मैंने उनके पैर पकड़ लिए, पर वह करीबन धक्का देते हुए निकल गई। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर विक्रांत को फोन लगाया। लगता था आज भी फैसला हो जाए, इतने दिनों का नाटक अब खत्म हो जाए। फोन किसी महिला ने उठाया। अच्छा, तो मन नहीं लग रहा क्या? विक्रांत से तुम बात नहीं कर सकती? अभी अभी सोए हैं, वे सो रहे हैं और मैं उनके इंतजार में 15 दिन से जाग कर रात बिता रही हूँ। कौन हैं आप? उधर से एक खनकती हुई आवाज आई। मैं मोना हूँ, विक्रांत की पत्नी, कहकर फोन काट दिया गया। गुस्से और अपमान में पैर पटकती हुई मैं माँ के कमरे में गई, लेकिन रास्ते में मेहरी ने रोकते हुए कहा कि वे आराम कर रही हैं।
और किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। ऊहापोह की स्थिति में मैंने पिताजी से भी बात करना चाहा, लेकिन पहले मैं विक्रांत से सारा माजरा समझना चाहती थी। थोड़ी देर बाद विक्रांत मेरे कमरे में आए। उन्हें देखते ही मैं गुस्से से कांपने लगी। चिल्लाते हुए मैंने पूछा, क्यों किया ऐसा? धोखा मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपके इस छल में आपका पूरा परिवार शामिल है। कर्नल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने बड़ी शांत मुद्रा में कहा, अपने पापा से पूछो, उन्हें सब पता है। उन्होंने नंबर मिलाते हुए मुझे फोन पकड़ा दिया। मैंने रोते हुए पूछा, पापा ये क्या कह रहे हैं? क्यों मेरे साथ खिलवाड़ किया? पापा की आवाज मानो अपराध भाव से थर्रा रही थी। बहुत संभालते हुए उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये लोग सारी सुविधा तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारी शादी की बात कहीं नहीं बन रही थी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बहनों की भी उम्र निकली जा रही थी। जब तक तुम यहाँ रहती, इन दोनों को कैसे मैं निबटाता। यानी हम सब बोझ हैं। पापा इतने दिनों का साथ, प्यार, मनोहार सब झूठा था। ऐसी शादी से तो अच्छा था आप मुझे घर छोड़कर कहीं और चले जाने कह देते। कम से कम अकेली जिंदगी इससे बेहतर होती। नहीं बेटा, अविवाहित लड़की को घर में बिठाना अनेक सवालों को जन्म देता है। फिर कोई लड़का तुम्हारी बहनों को नहीं मिलेगा, पापा ने कहा। मैंने भी तैश में कहा, तो क्या अब आप पर कोई सवाल नहीं उठेगा? नहीं बेटा, तुम वहीं रहो, यहाँ आने का मन नहीं बनाना। अपनी बदनामी मैं नहीं सह पाऊंगा। नन्ही गुड्डो की शादी में भी अर्चने आएंगी। मैंने तत्काल फोन काट दिया। कर्नल साहब मेरे चेहरे पर आते जाते भाव देख रहे थे। अचानक कहा, तुम्हें यहाँ कोई कमी नहीं होगी। सब तुम्हें यह मानते हैं। तुम चाहो तो नौकरी कर लो, समय कट जाएगा। उस वक्त मैं कोई सलाह सुनने के मूड में नहीं थी। मैंने उनसे मुझे अकेला छोड़ देने को कहा। उनके जाते ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बड़ी परेशान रही। मुझे शादी के पहले की कुछ बातें याद आने लगीं। क्यों सुखदेव अंकल के आते ही हमें बाहर भेज दिया जाता था, या फिर नोटों की घड़ियां जिसे पिताजी बक्से में रख रहे थे, तो यह सब पापा का मुंह बंद रखने के लिए दिया गया था। मैंने फिर से अपने घर फोन लगाया। माँ ने फोन उठाते हुए कहा, बेटा इस बातों को ज्यादा मत उछालो। अपने घर की बात घर में ही रखो। कौन सा घर माँ? अब ना तो मेरा मायका रहा और न ही ससुराल। बिन दहेज की शादी के बदले मेरी जिंदगी का सौदा कर डाला आपने। खैर आप चिंता ना करना, मैं अपना दुखड़ा लेकर कभी नहीं आऊंगी आप लोगों के पास, लेकिन ऐसी धोखाधड़ी नन्ही और गुड्डों के साथ कभी ना करना। उन्हें अपने वैवाहिक जीवन को खुशी खुशी जीने देना। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। रात भर में कुछ नया सोचना था। कुछ पल तक अपने को असहाय समझने वाली मैं अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैंने मामले की तह तक जाने की ठानी। दूसरे दिन सासू माँ के सामने मैंने रात की घटना का जिक्र नहीं किया। उन्हें इन सब से कोई मतलब भी नहीं था। सवेरे मुझे स्थानीय कॉलेज में अपना आवेदन देने जाना था। सासू माँ ने ड्राइवर के साथ भेज दिया। मौका पाते ही मैंने ड्राइवर अंकल से कहा, चाचा आप तो बहुत पुराने हो इस घर में, क्या बता सकते हैं आखिर किसको मात देने के लिए मुझे मोहरा बनाया गया है? चाचा ने एक जगह पर गाड़ी रोक दी और कहा, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है बेटा, तुम्हें सचमुच मोहरा बनाया गया है। विक्रांत के दादाजी अपनी बहू से खुश नहीं थे। विक्रांत के पिताजी की एक ना चलती थी। उसके दादाजी पुराने विचारों के थे। विक्रांत सेना में भर्ती होने के बाद काफी अय्याश हो गया था। उसकी गलत आदतों पर रोक लगाने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी कि वह स्वजातीय लड़की और उनकी पसंद की लड़की से विवाह करेगा, तभी उनकी संपत्ति का वारिस होगा। करीब 7 महीने पहले वे पैरालिसिस के शिकार हो गए। तबीयत सुधारने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। अभी वे गांव में अपने भाई के घर पर हैं और शायद आजकल के ही मेहमान हैं, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार जल्दबाजी में तुमसे विक्रांत का विवाह करवाया गया। जबकि उनके गांव जाते ही विक्रांत ने अपने बॉस की बेटी से शादी रचा ली। यह सब उन्हें नहीं बताया गया है। ड्राइवर चाचा ने एक सांस में सारी बात बता दी, साथ इशारा भी किया कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होकर उनसे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दादाजी की मौत हो जाएगी, मोना और विक्रांत यहीं आकर रहने लगेंगे। कॉलेज में आवेदन देने के बाद जल्द ही मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे नौकरी भी मिल गई। इस बीच महीने भर का समय निकल गया।
घर में मुझे हर किस्म की आजादी थी। सास से कभी कभार मेरी बात होती। पति के सुख से वंचित रहने के अलावा और कोई दबाव या शर्त मुझ पर नहीं थी। हाँ, गांव से रोज दादाजी के साथ सासू माँ की बातचीत होती और किसी के आने पर मुझे विक्रांत की पत्नी की तरह पेश आना पड़ता। यही दिखाना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पर मैं बेबस थी। आखिर एक दिन कॉलेज से मेरी नियुक्ति का पत्र मिला। मैंने सासू माँ को दिखाया। उनके चेहरे पर सामान्य सा भाव रहा। मैंने माँ को भी फोन पर यह जानकारी दी। माँ ने बधाई देते हुए कहा, चलो, घर का खालीपन अब तुम्हें नहीं काटेगा। तुम व्यस्त रहोगी और तुम्हारे पैसों से तुम्हें आत्मबल मिलेगा। मेरे जीवन को जानबूझकर नरक बनाकर शायद कुछ ग्लानि महसूस हुई होगी, इसलिए उन्होंने मेरे इस नए कदम का स्वागत किया। मेरे नौकरी ज्वाइन करने पर घर के नौकर चाकर बहुत खुश थे। एक अबोला प्यारा सा रिश्ता उनके साथ जुड़ गया था। फिर एक दिन वह दिन भी आ गया जिसके बाद के परिणाम को देखने के लिए घर में सभी बेताब थे। दादाजी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के एक दिन पहले सासू माँ और विक्रांत गांव चले गए थे। वे वहां से सारे कामकाज निबटा कर आने वाले थे। किसी ने मुझे वहां नहीं बुलाया। वे मुझे दादाजी से दूर ही रखना चाहते थे। इस बीच मैंने एक कमरे का एक फ्लैट किराए पर लेकर जरूरत का सामान वहां इकट्ठा करना शुरू किया। इसकी खबर केवल ड्राइवर चाचा को थी। हफ्ते भर के बाद सासू माँ और विक्रांत वापस आ गए। 3-4 दिनों के बाद एक दिन सवेरे में विक्रांत मेरे कमरे में आए और एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, इसमें तलाक के पेपर्स हैं, दस्तखत कर देना। मैंने पेपर्स इत्मीनान से ले लिया और कहा, कल तो कोर्ट का काम ऐसे भी नहीं होगा, रविवार है, आप परसों ये पेपर्स ले लेना। इतने निर्विकार भाव से दिए मेरे जवाब से विक्रांत हड़बड़ा गए। उन्हें लगा था मैं कुछ हो हल्ला मचाऊंगी, इसलिए उनके साथ सासू माँ भी आई थीं, जो दरवाजे पर खड़ी थीं। सोमवार की सुबह मेरे कॉलेज जाने के पहले विक्रांत तलाक के कागजात लेने आए। बैठक कक्ष में वे सासू माँ के साथ बैठे थे। वहीं से उन्होंने मुझ तक खबर भिजवाई। तलाक के पेपर्स के साथ एक बड़े बैग को लिए मैं नीचे आई और उनके सामने खड़ी होकर कहा, आपको तलाक के पेपर्स चाहिए ना, ये लीजिए। उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा और वाक्यों में परिवर्तन देख कहा, ये तो वे पेपर्स नहीं हैं। मैंने उनके लिफाफे को बैग से निकालकर कहा, हाँ, आपके पेपर्स ये हैं, और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सासू माँ ने मुझ पर झपटते हुए कहा, यह क्या कर रही है नालायक। मैंने उन्हें एक हाथ से रोकते हुए कहा, नालायक मैं नहीं, आप और आपके सुपुत्र हैं, जिन्होंने मेरे साथ साथ अपने दादाजी को भी अंधेरे में रखा। तलाक आप नहीं देंगे, मैं आपको दूंगी। विक्रांत से मुखातिब होते हुए मैंने कहा, अदालत में आवारागर्दी और अय्याशी का इल्जाम लगाते हुए पहली पत्नी के होते दूसरी शादी रचाने का भी इल्जाम आप पर होगा। विक्रांत ने मेरी बांह पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या, तुम इस घर की बहू हो। मैंने भी चिल्लाते हुए कहा, किस बहू की बात कर रहे हो आप, कितने दिन मेरे साथ बिताए हैं। सुनते ही सासू माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी को इसी की मोटी रकम तो चुकाई थी हमने, बदले में तुम्हें वही करना होगा जो हम चाहते हैं। मैंने विरोध करते हुए कहा, पिताजी को उनकी साधारण आय और 3 बेटियों की चिंताओं को हल्का करने का वास्ता देकर आपने जो सौदा किया, उसका पाई पाई तो मैंने अपनी खुशियाँ बलिदान कर चुका दिया। अब आपको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी और जो कोर्ट का आदेश होगा। कहते हुए मैंने अपना बैग उठाते हुए कहा, यह घर आपको मुबारक हो, मैं अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने के लिए जा रही हूँ। कहते हुए मैं बाहर निकल गई।